गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल अपनी विधिक यूनिवर्सिटी में। और जैसा कि हम लोग पूर्व में टॉपिक्स कवर कर रहे हैं, अभी हम लोगों ने कल जो है वो कंपटीशन एक्ट 2002 कवर किया है। उसी क्रम में सीरीज़ को हम लोग जारी किए हुए हैं और आज हम लोग मोटर व्हीकल एक्ट 1989 को देखेंगे, करेंगे, समझेंगे, क्योंकि मोटर व्हीकल एक्ट भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है और इसमें काफ़ी नंबर्स में क्वेश्चन जो हैं वो प्रीवियस में यूजीसी एनटीए के द्वारा पूछे गए हैं। तो हमें इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझना है, करना है और इससे आने वाले प्रश्नों को हम लोग डिकोड कर सकें, जिससे कि नंबर्स इंक्रीज़ करने में हमें काफ़ी सहायता मिलेगी और क्वेश्चंस को हमें एग्ज़ाम में बहुत ही इजी वे में टैकल कर पाएंगे। तो हम लोग जो है वो देखते हैं कि मोटर व्हीकल एक्ट्स क्या है, उसमें क्या प्रोविज़न्स किए गए हैं और उस प्रोविज़न्स को हम लोग उसमें क्या पनिशमेंट्स हैं और क्या पेनल्टीज़ हैं जानेंगे, समझेंगे और किस ईयर वाइज ईयर्स क्रोनोलॉजीज़ क्या आ रही हैं उनको भी जानेंगे, क्योंकि यूजीसी नेट का पैटर्न अब दिन प्रतिदिन बदलता जा रहा है। तो हमें ये सब चीज़ें पैटर्न के अकॉर्डिंग करेंगे, तभी हम क्वेश्चंस को जो है वो डिकोड कर पाने में इजी हो पाएगा। तो आइए मोटर व्हीकल एक्ट 1988 को समझते हैं। मोटर व्हीकल एक्ट जो है वो 1988 द्वारा इंडियन पार्लियामेंट के द्वारा पारित किया गया है। यह सड़क परिवहन वाहनों के लगभग सभी पहलुओं को विनियमित करता है। इसमें ट्रैफिक रेगुलेशंस, यातायात नियमों, वाहन इंश्योरेंस, व्हीकल इंश्योरेंस, रजिस्ट्रेशन ऑफ मोटर व्हीकल, मोटर वाहनों के पंजीकरण, परमिट नियंत्रण, कंट्रोल परमिट और पेनाल्टीज से संबंधित प्रावधान शामिल हैं। दंड से संबंधित कह सकते हैं कि प्रावधान इसमें शामिल हैं। यह अधिनियम 1 जुलाई 1989 से इफेक्ट में आया है या कम इनटू फोर्स में आया है। नेट परीक्षा के केवल निम्नलिखित विषय पाठ्यक्रम में शामिल हैं जिससे ज़्यादा प्रश्न बनते हैं और इन प्रश्नों के इन टॉपिक्स से ही काफ़ी प्रश्न पूछे गए हैं। तो नो फॉल्ट लायबिलिटी, बिना देयता की दोष की देयता, अध्याय 10 धारा 140 से 144 में बताया गया है। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, तृतीय पक्ष बीमा, अध्याय 11 धारा 145 से 164 में बताया गया है। दावा न्यायाधिकरण क्लेम ट्रिब्यूनल चैप्टर 12 में बताया गया है, धारा 165 से 176 में। बिना दोष की देयता, नो फॉल्ट लायबिलिटी, मोटर वाहन अधिनियम 1939 में संशोधन किया गया है कि अध्याय 10 धारा 140 से 144 में जोड़ा गया है, जिसमें बिना दोष की देयता, नो फॉल्ट लायबिलिटी का प्रावधान किया गया है। साइन qua non एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है बिना, जिसके बिना यह संभव नहीं होता है, यानी यह एक आवश्यक तत्व था। हालांकि हर्जाना प्राप्त करने के लिए दोष को आवश्यक मानना कई मामलों में समस्या बन गया है, जिसे निम्नलिखित मामलों में देखा गया है। तो मंजू श्री राहा वर्सेस बीएल गुप्ता 1997 का एक महत्वपूर्ण वाद है, जिसमें अब बिना दोष नो फॉल्ट लायबिलिटी के दायित्व को लागू करने पर गंभीरता से विचार करने का समय आ गया है और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों
सड़क दुर्घटना के शिकार होने वाले आम नागरिकों की गरीबी, मोटर वाहनों के बीमा की अनिवार्यता, सामान्य बीमा कंपनियों के राष्ट्रीयकरण, बस परिवहन के राष्ट्रीयकरण की बढ़ती प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए बिना दोष नो फॉल्ट दायित्व पर आधारित कानून में सुधार की आवश्यकता है। कॉन्कॉर्ड ऑफ इंडियन इंश्योरेंस कॉरपोरेशन वर्सेस निर्मला 1979 का महत्वपूर्ण वाद है और जिसमें बताया गया कि मोटर दुर्घटनाओं के लिए मुआवजे की न्यायशास्त्र को बिना दोष नो फॉल्ट दायित्व की दिशा में विकसित होना चाहिए। मुआवजे की राशि का निर्धारण उदारतापूर्वक किया जाना चाहिए और कंजूसी से नहीं, क्योंकि कानून स्वतंत्र देश में जीवन और अंगों के मूल उदाहरण दृष्टिकोण से आके जाने की उपेक्षा करता है। धारा 140 में लायबिलिटी टू पे कंपनसेशन इन सर्टेन केसेस ऑन द प्रिंसिपल ऑफ नो फॉल्ट लायबिलिटी। कुछ मामलों में बिना दोष नो फॉल्ट के सिद्धांत पर मुआवजा देने की जिम्मेदारी तो वाहन का मालिक किन मामलों में है, समझेंगे हम। वाहन का मालिक या मालिकों को किसी दुर्घटना के कारण हुई मृत्यु पर 50,000 रुपये या दिव्यांगता डिसेबिलिटी पर 25,000 रुपये की स्थिति में मुआवजा देना होगा। मुआवजा का दावा करने वाले व्यक्ति को यह साबित करने की आवश्यकता नहीं है कि वाहन मालिक ने कोई गलत कार्य, लापरवाही या चूक की है। यदि मृतक या दिव्यांग व्यक्ति के किसी गलत कार्य, लापरवाही या चूक के कारण दुर्घटना हुई हो, तब भी वह मुआवजे का दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा। वाहन मालिक उस समय लागू किसी अन्य कानून के तहत भी मुआवजा देने के लिए उत्तरदायित्व होगा। धारा 142 है, परमानेंट डिसेबलमेंट मीन्स अस्थायी दिव्यांगता का अर्थ है किसी एक आँख की दृष्टि या किसी एक कानून के सुनने की शक्ति का स्थायी रूप से समाप्त हो जाना या किसी अंग जोड़ का नष्ट हो जाना है। किसी अंग या जोड़ की शक्ति का नष्ट या स्थायी रूप से क्षीण हो जाना, सिर या चेहरे का स्थायी रूप से विकृत हो जाना परमानेंट डिसेबलमेंट माना जाएगा। स्थायी दिव्यांगता का अर्थ समझा जाएगा। धारा 143 एप्लीकेबिलिटी ऑफ चैप्टर 2 वर्कमैन कंपनसेशन की बात करता है। इस अध्याय के प्रावधान श्रमिक मुआवजा अधिनियम 1923 के तहत किसी व्यक्ति की मृत्यु या स्थायी दिव्यांगता पर लागू होते हैं। धारा 144 प्रमुख प्रभाव जो है ओवरराइडिंग इफेक्ट है, वो है अध्याय के प्रावधान इस अधिनियम या उस समय लागू किसी अन्य कानून के किसी भी अन्य प्रावधान के बावजूद भी प्रभावी होंगे। कहने का मतलब है कि ये उस समय लागू कोई भी ऐसा प्रावधान है जो उस मामले को डील करता है, उसके बावजूद भी मोटर व्हीकल एक्ट उस पर जो है वो प्रभावी होगा। नो फॉल्ट लायबिलिटी वर्सेस स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। नो फॉल्ट दायित्व या बनाम सख्त दायित्व क्या है, तो हम समझेंगे। मोटर वाहन अधिनियम के तहत नो फॉल्ट लायबिलिटी मुआवजा पहले से निर्धारित या निश्चित होता है, जबकि स्ट्रिक्ट लायबिलिटी राइलेंट वर्सेस फ्लेचर्स के बाद में या निरपेक्ष दायित्व एब्सोल्यूट लायबिलिटी MC मेहता के मामले में हर्जाना पूर्व निर्धारित नहीं होता है, बल्कि यह परिस्थितियों के अनुसार तय किया जाता है। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, थर्ड पार्टी बीमा क्या है, जानेंगे। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस बीमा एक अनुबंध है जिसमें एक पक्ष दूसरे व्यक्ति की हानि की भरपाई करने या उसकी देनदारी का निपटान करने के लिए सहमत होता है। भारत में मोटर बीमा के पहले मामले में तीसरे पक्ष द्वारा हुई हानि भी शामिल होती है और तीसरे पक्ष में सरकार, चालक, परिवहन वाहन में कार्यरत सहकर्मी भी आते हैं।
तीसरा पक्ष थर्ड पार्टी का अर्थ वह व्यक्ति है जो न बीमा धारक, बीमा करने वाला, न बीमा करने वाली कंपनी है। मोटर वाहन अधिनियम की अध्याय 11 धारा 145-164 के तहत अनिवार्य बीमा का प्रावधान तीसरे पक्ष के हितों की सुरक्षा के लिए किया गया है, ताकि किसी मोटर वाहन द्वारा हुई दुर्घटना या चोट की स्थिति में उसका नुकसान पूरा किया जा सके। धारा 146 सार्वजनिक उपयोग के लिए किसी भी मोटर वाहन के लिए थर्ड पार्टी बीमा को अनिवार्य बनाती है। यदि वाहन खतरनाक या हानिकारक वस्तुओं को परिवहन करता है तो उसे सार्वजनिक दायित्व बीमा अधिनियम 1991 के तहत अतिरिक्त बीमा करना आवश्यक है। सरकार किसी वाहन को इस अनिवार्य बीमा से तभी छूट दे सकती है जब उस वाहन के उपयोग से उत्पन्न होने वाली देनदारी को पूर्ण करने के लिए एक कोष दंड स्थापित या संचालित किया गया हो। धारा 147 बीमा नीतियों की आवश्यकता और देनदारियों की सीमा। तो जो पॉलिसीज़ हैं एंड उनकी लिमिट्स ऑफ लायबिलिटी जो हैं उनको हम समझेंगे। तो बीमा पॉलिसी एक अधिकृत बीमाकर्ताओं द्वारा की जानी चाहिए। अधिकृत बीमाकर्ता वह होता है जो सामान्य बीमा व्यवसाय अधिकरण अधिनियम 1972 के तहत बीमा करता है। इस धारा के तहत बीमा पॉलिसी जारी करने वाला बीमाकर्ता उस व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को क्षतिपूर्ति मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी होगा जिन्हें पॉलिसी में विनिर्दिष्ट किया गया है, बशर्ते कि देनदार उस पॉलिसी के दायरे में आती हो। तीसरे पक्ष की समाप्ति को हुए नुकसान के लिए अधिकतम 6,000 रुपये तक का मुआवजा प्रदान किया जाता है। धारा 148 तो 148 कहती है कि वैलिडेट्स पॉलिसीज ऑफ इंश्योरेंस इशूड इन रेसिप्रोकेटिंग कंट्रीज। धारा 148 पारस्परिक देशों द्वारा जारी बीमा नीतियों की वैधता है। पारस्परिक देश या रेसिप्रोकेटिंग कंट्रीज टेरिटरीज का अर्थ है देश क्षेत्र जिनके साथ भारत एक ऐसा समझौता हो जिसके तहत उनके उच्च न्यायालयों सुपीरियर कोर्ट्स द्वारा पारित आदेशों को भारत में लागू किया जा सकता है। इन आदेशों को भारत में किसी जिला न्यायालय में प्रस्तुत करके लागू करवाया जा सकता है। ऐसे न्यायालय को सुपीरियर कोर्ट्स कहा जाता है। धारा 161 हिट एंड रन मोटर दुर्घटना में मुआवजे के लिए विशेष प्रावधान। इस धारा के तहत मुआवजा जनरल इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया जो सामान्य बीमा रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1972 के धारा 9 के तहत गठित है एवं उसी के द्वारा किया जाता है। मृत्यु पर मुआवजा जो है वो 25,000 से 2 लाख रुपए तक होगा। गंभीर चोट ग्रीवियस हर्ट या गंभीर चोटिल होने पर यह मुआवजा 12,500 से 50,000 रुपये तक होगा। धारा 163 जो है स्पेशल प्रोविजन फॉर द कंपनसेशन स्ट्रक्चर फार्मूला अबेसिस गिवन अंडर सेकेंड शेड्यूल। मुआवजा अधिनियम में दिए गए संरचित फार्मूले स्ट्रक्चर्ड फार्मूला बेसिस के अनुसार दिया जाता है। मुआवजा प्राप्त करने के लिए वाहन मालिक की कोई गलती, लापरवाही या चूक साबित करने की आवश्यकता नहीं होती है। धारा 163 है। धारा 140 धारा 163 में किसी एक का विलय चुनने का अधिकार। दावाकर्ता को धारा 140 या धारा 163 ए के तहत मुआवजा दावा करने का विकल्प मिलता है, लेकिन वह दोनों के तहत एक साथ दावा नहीं कर सकता है। क्लेम्स ट्रिब्यूनल क्या है? धारा 165 में क्लेम्स ट्रिब्यूनल्स को बताया गया है। राज्य सरकार द्वारा एक या एक से अधिक मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल स्थापित किए जा सकते हैं। इस ट्रिब्यूनल में एक या एक से अधिक सदस्य होंगे। यदि 2 या 2 से अधिक सदस्य हैं तो उनमें से एक अध्यक्ष होगा। सदस्य बनने के लिए न्यूनतम योग्यताएं होनी चाहिए। तो क्या क्या योग्यता होनी चाहिए? वह उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो या कोई डिस्ट्रिक्ट जज हो या क्वालिफाइड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ जज ऑफ हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट जज, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने के योग्य हो या जिला न्यायाधीश बनने के योग्य हो। धारा 166 जो सब क्लास 2 बात करती है वो उसके
एप्लीकेशन फॉर जो है वो नहीं, हाँ 166 एप्लीकेशन फॉर द कंपनसेशन मुआवजे के लिए आवेदन की बात करती है। तो कौन मुआवजा आवेदन कर सकता है, वो धारा 166 सब क्लास 1 में बताया गया है। तो वह व्यक्ति जिसने चोट पाई हो या संपत्ति का कोई मालिक हो या दुर्घटना में मृत्यु हुई हो या मृतक के सभी या किसी भी कानूनी प्रतिनिधि या वह एजेंट जिसे चोटिल व्यक्ति या मृतक के कानून प्रतिनिधियों में से किसी ने अधिकृत किया हो। धारा 166 सब क्लास 2 ज्यूरिसडिक्शन या क्षेत्राधिकार के विषय में बात करता है। तो एप्लीकेशन में बी मेड आइदर टू, आवेदन के लिए निम्नलिखित में से किसी एक ट्रिब्यूनल में किया जा सकता है। उस क्षेत्र में स्थित क्लेम ट्रिब्यूनल जहां दुर्घटना हुई थी या स्थानीय सीमा के भीतर स्थित क्लेम ट्रिब्यूनल जहां आवेदक रिसाइड या ट्रेड करता हो, या उस स्थानीय सीमा के भीतर स्थित क्लेम ट्रिब्यूनल जहां प्रतिवादी निवास करता हो। धारा 167 ऑप्शन रिगार्डिंग क्लेम फॉर कंपनसेशन इन सर्टेन केसेस, कुछ मामलों में मुआवजे के लिए विकल्प। जब कोई दावा श्रमिक मुआवजा अधिनियम, मोटर वाहन अधिनियम दोनों के तहत हो तो मुआवजे का हकदार व्यक्ति इनमें से किसी एक अधिनियम से ही मुआवजा दावा कर सकता है, दोनों से नहीं। 168 जो बात करता है वो क्लेम ट्रिब्यूनल्स, अवार्ड्स ऑफ क्लेम ट्रिब्यूनल। तो क्या है अवार्ड्स ऑफ क्लेम ट्रिब्यूनल? शुड बी पेड विद 30 days ऑफ द डेट ऑफ द अनाउंसिंग द अवार्ड बाय द ट्रिब्यूनल्स। 169 है प्रोसीजर एंड पावर ऑफ क्लेम ट्रिब्यूनल। तो ट्रिब्यूनल फॉर ऑल पर्पज ऑफ लॉ शैल हैव ऑल द पावर ऑफ सिविल कोर्ट्स। क्लेम ट्रिब्यूनल द्वारा घोषित पुरस्कार को क्लेम ट्रिब्यूनल का पुरस्कार है वो 30 दिनों के भीतर भुगतान किया जाएगा। 169 जो बात करता है वो बात करता है कि क्लेम ट्रिब्यूनल की प्रक्रिया और शक्तियाँ। तो क्लेम ट्रिब्यूनल को सभी कानूनी उद्देश्यों को सिविल कोर्ट की भांति ही शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। 173 जो है वो अपील्स की बात करता है। तो पुरस्कार की तारीख से 90 दिनों के भीतर उच्च न्यायालयों में अपील की जा सकती है। यदि पर्याप्त कारण हो तो न्यायालय 90 दिन के बाद भी अपील स्वीकार कर सकता है। अपीलकर्ता को अपील दाखिल करने के लिए 25,000 का पुरस्कार जो 50% भी कम हो जमा करना होगा। यदि विवादित राशि जो है वो 10,000 से कम हो तो कोई अपील नहीं की जा सकती है। धारा 175 जो सिविल कोर्ट्स के बार ऑफ ज्यूरिसडिक्शन या क्षेत्राधिकार का प्रतिबंध करता है। तो सिविल कोर्ट्स को क्लेम ट्रिब्यूनल द्वारा निर्धारित मामले में क्षेत्राधिकार नहीं होगा।